Good evening, everyone. Good evening, everyone. So we are here to discuss the UPPSC Dental MO exam, which was based in 2019. So today we will be discussing the questions and their answers and how to go about things in the future for the upcoming UPPSC 2026. Now, the first question which had come in the exam, we know that this is a paper जिसमें totally 150 questions थे. So today we are going to discuss part 1, which is going to be questions from 1 to 75, and they will include both dental based questions and also GK based questions. So the first question जो पूछा गया था, that was hormone involved in puberty are all except. So let's look at the options. Glucagon. नाउ ग्लूकागॉन हम लोग सब जानते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पार्ट रहता है. दिस पर्टिकुलर हार्मोन रियली डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट इन प्यूबर्टी. Whereas let's talk about thyroxine, option B. Thyroxine हम जानते हैं generally it is always involved in metabolism. It is involved in puberty. Leptin is a hormone which is responsible in puberty का onset. एंड ग्रोथ हार्मोन वी लिटरली नो दैट इसके बिना प्यूबर्टी का ऑनसेट स्टार्ट ही नहीं होता है बिकॉज ग्रोथ हार्मोन विल कॉज डिफरेंशिएशन ऑफ योर कार्टिलेजेस ऑफ योर बोन्स. So growth hormone, leptin and thyroxine, all these hormones, they are directly involved in puberty. But glucagon, as we can see in the answers, it regulates blood sugar levels. It does not even have any role in sexual development or so. So therefore, it is not at all involved in puberty. Therefore, this is the answer for this question. Now, the second question ये पूछ रहा है कि which of the following pairs is not correctly matched? तो देखते हैं, let's see. Vitamin A is found in carrot. Yes, this is a fact. We all know it. Vitamin E में palm oil लिखा गया है. Now, this is where this statement is slightly incorrect. Palm oil is a source of vitamin E, but इस लिस्ट में ऐसा देख के लग रहा है कि richest source पूछ रहा है. Vitamin E का richest source is, you can say, wheat germ oil or sunflower oil or almonds, not really palm oil. विटामिन डी के लिए कॉड लिवर ऑयल लिखा है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन के लिए राइस ब्रांड लिखा हुआ है विच इज अगेन करेक्ट. देयरफॉर द ऑप्शन बी इज आवर आंसर है. जैसे कि बोला गया है विटामिन ई की बेस्ट सोर्सेस आपकी व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड आलमंड्स रहते हैं. नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के बारे में हम ये जानना चाहिए, ये पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन रहता है. पोलीमाइक्रोबियल माने एरोब्स एंड एनारोब्स दोनों. ये बहुत डिलैपिटेटिंग, बहुत डेंजरस इन्फेक्शन रहता है जो फेशिया, स्किन एंड इवेंचुअली मसल्स मायोनेक्रोसिस भी कर देता है, मसल इन्वॉल्वमेंट तक कर सकता है. सो दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व. नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में वी विल आंसर दैट ऑल आर इन्वॉल्व. नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जैसे मैंने बोला पोलीमाइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत डेंजरस होता है. स्किन से स्टार्ट होता है, फेशिया तक जाता है, मसल्स में जाता है तो इसको मायोनेक्रोसिस बोलते हैं. जब मसल्स में जाता है तो गैंग्रीन करता है, नेक्रोसिस करता है, क्रेप्ट्स बनाता है, बुल्ला बनाता है, एंड बेसिकली रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड टिश्यू का डेथ. इसमें हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देने की भी नेसेसिटी हो सकती है. हमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम. सो इस केस में द आंसर इज डी, ऑल द लेयर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ल्यूटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंटेशन ऑफ क्राउन. तो जब हम क्राउन को सीमेंट कर रहे रहते हैं, कितना उसके अंदर ल्यूटिंग एजेंट कितना हम भरते हैं. सो देखिए, इवन दो इन ऑप्शंस में आंसर नहीं एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, द बेस्ट आंसर इज वो सीमेंटेशन करने के टाइम पे वो क्राउन शुड बी फिल्ड हाफ और 3/4 विद द ल्यूटिंग एजेंट. ल्यूटिंग एजेंट इतना रहना चाहिए, हाफ से 3/4. बट क्योंकि हम लोग ऑप्शंस में देख सकते हैं सिंपल एक फ्रैक्शन ही दिया गया है, द सेफेस्ट चॉइस हेयर इज टू गो फॉर हाफ. क्यों? क्योंकि अगर हम हाफ उस क्राउन को भरेंगे सीमेंट ल्यूटिंग एजेंट से तो दिस विल अलाउ फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन. इससे ज्यादा एक्सेस भी नहीं रहेगा, ज्यादा एक्सेस स्पिल नहीं होगा. ऑल्सो एक अच्छे से मार्जिनल सील हमारी अचीव होगी.
ओवरवेलमिंग द सिस्टम भी नहीं होगा, ये नहीं कि हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है या ज्यादा एक्सेस ल्यूटिंग एजेंट होने के कारण वॉइड्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, प्रॉपर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही लिखा है। इट विल इंश्योर प्रॉपर सीटिंग, एडिक्वेट मार्जिनल सील, एडिक्वेट सीमेंट थिकनेस, इट विल प्रिवेंट इंक्रीज इन हाइड्रोलिक प्रेशर एंड कोई भी वॉइड्स बबल्स नहीं बनेंगे। सो दिस इज द बेस्ट आंसर राइट नाउ। बट द एक्चुअल आंसर अगर आपके ऑप्शंस में आएगा, यू शुड बी मार्किंग हाफ से 3/4। Now, greatest number which is dividing 2930 and 3250, तो ये आपके जनरल स्टडीज का सेशन बनता है। जो लीव करता है रिमाइंडर 7 और 11, देखिए क्वेश्चन समझिए, ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा इन दो नंबर्स को एंड रिमाइंडर भी सोच छोड़ रहा है, दिस मीन्स दे आर आस्किंग द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हम क्या करेंगे, 2930 को 7 से माइनस करेंगे, सिमिलरली 3250 को 11 से माइनस करेंगे। ये जो नंबर्स आएंगे ये आपके ऑप्शंस में से एक नंबर इनका HCF रहेगा। देखिए, इफ यू कैन टेक आउट दी HCF, नथिंग आई लाइक इट, वरना आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एंड एलिमिनेट करने के बाद आपको पता चलेगा दैट 79 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दीज नंबर्स। Sorry. Now the instrument which is used to cut the tooth in lingual split technique. तो देखिए, जो लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक होती है उसमें हम हमेशा चिजल का यूज करते हैं। चिजल एक मोनो बिवेल्ड सिंगल बिवेल्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है। इस हम जो बिवेल्ड इंस्ट्रूमेंट जो चिजल रहता है, इसको हम डिस्टल टू द थर्ड मोलर डिस्टली हम अप्लाई करते हैं। हम अपवर्ड इनवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करके थिन लिंगुअल प्लेट को सेपरेट कर देते हैं एंड इससे हम थर्ड जो आपका मोलर रहता है उसको लिंगुअली हम पुश आउट कर सकते हैं। जनरली हम लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक कुछ इस तरीके से करते हैं। ऑस्टियोटोम एक बायबिवेल्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है एंड जनरली वी डोंट रियली यूज इट इन इम्प्लांट, आई एम सो सॉरी, वी डोंट यूज इट इन थर्ड मोलर बेस्ड सर्जरीज। हम इसको ज्यादातर इम्प्लांट्स वगैरह में यूज करते हैं। थर्ड मोलर लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक के लिए हम चिजल ज्यादा प्रेफर करते हैं जो मोनोबिवेल्ड है, वेरस ऑस्टियोटोम आपका बायबिवेल्ड रहता है। स्ट्रेट एलिवेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लग्जेशन करते हैं टूथ का। एंड फाइनली सर्जिकल बर, बर को हम गटरिंग करने के लिए यूज करते हैं, जनरली बक्कल बोन बक्कल प्लेट से, लिंगुअल प्लेट से नहीं यूज करते हैं। सो यू कैन सी इसमें यह लिखा गया है, चिजल एंड मैलेट आर यूज्ड इन लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक। इसमें क्या होता है, क्योंकि चिजल से हमारा कंट्रोल रहता है तो मिनिमम बोन लॉस रहता है एंड चिजल यूज करने के द्वारा आपका जो टूथ एंड बोन है वो नेचुरल प्लेन्स में ही स्प्लिट होती है। Now, next question. Percussion sensitivity is a feature of acute inflammation of. So, परकशन सेंसिटिविटी, देखिए हमको ये जानना चाहिए, कोई भी अगर हम टूथ में परकशन टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जब यूज करते थे TVP, टेंडर ऑन वर्टिकल परकशन, परकशन अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स आपका इंफेक्शन हैज गॉन बियॉन्ड द पल्प, इट हैज गॉन टूवर्ड्स द पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्योंकि पल्प में बस एक टाइप का रिसेप्टर होता है विच इज फ्री नर्व एंडिंग्स या नोसी रिसेप्टर्स, वेरएज आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट में प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो प्रेशर परकशन को सेंसेशन जो फील करते हैं, तो दैट मीन्स अगर परकशन सेंसिटिविटी हो रही है, योर इन्फेक्शन हैज गॉन टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी है ना। क्योंकि PDL में इन्फ्लेमेशन होने के कारण प्रोप्रियोसेप्टर्स जाग जाते हैं, परकशन पॉजिटिव आने लगेगा। सो PDL will become tender once the pressure is applied, and this is a classic sign that your infection has gone beyond the pulp, it has gone towards the periapical region. Now, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो डेंटल मटेरियल से उठाया गया है। अगर आप देखेंगे हम लोग के पास एक चार्ट रहता था डेंटल मटेरियल में जिसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स के CTE कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमको वर्बैटम याद करने थे, तो गोल्ड इज वन ऑफ देम एंड इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन है 14 से 15 पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेल्सियस होती है। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, क्योंकि ये जो आपका CTE है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये क्रिटिकल रहता है
टू मैच द टूथ एक्सपेंशन, क्योंकि हमें गोल्ड के साथ कुछ और भी बॉन्ड करना है, टूथ में डालना है इस पूरे apparatus को, दैट इज द रीजन। एक हमें प्रॉपर मार्जिनल फिट रेस्टोरेशन की पाने के लिए हमें सीटीई की नॉलेज होना जरूरी है। नाउ नॉट अ राउंड सेल ट्यूमर। तो देखिए, राउंड सेल्स के द्वारा, बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड राउंड सेल्स के द्वारा ट्यूमर्स अराइज हो सकते हैं। सो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस लेट्स रूल आउट व्हाट द आंसर इज। फर्स्ट इज पीनेट, विच इज बेसिकली प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। यस, ये राउंड सेल्स के द्वारा ही ये ट्यूमर अराइज होता है। ईविंग सार्कोमा इज अ डेफिनेट राउंड सेल ट्यूमर, इसमें फिलिग्री पैटर्न ऑफ राउंड सेल्स होते हैं। लिम्फोमा, इन स्पेसिफिकली आई टेल यू नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा, एक राउंड सेल ट्यूमर रहता है। लास्ट वाला देखिए, लियोमायोमा। लियोमायोमा इज नॉट अ राउंड सेल्स ट्यूमर, इसकी हिस्टोलॉजी टोटली डिफरेंट है। ये एक स्मूथ मसल स्पिंडल सेल वाला ट्यूमर है। तो अदर राउंड ट्यूमर्स जो आ सकते हैं हमें पता होना चाहिए आर हेपेटोब्लास्टोमा, विल्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, ये सब आपके, एंड नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा, नॉट ओनली एनी लिम्फोमा बट नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा। सो दीज आर क्लासिक राउंड सेल ट्यूमर्स। लियोमायोमा याद रखिएगा, स्मूथ मसल स्पिंडल सेल वाला ट्यूमर है, अलग हिस्टोलॉजी वाला है। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी में हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि मिथाइल मर्क्यूरी इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। क्या रहता है, दिस कैन क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कैन ऑल्सो क्रॉस योर प्लेसेंटा। देयरफॉर एक बार ये क्रॉस करे, ये बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल चैलेंजेस कर सकता है। देयरफॉर इट इज वेरी डेंजरस। अगर आप देखेंगे एक और मर्क्यूरी पे क्वेश्चन आया है, सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट मर्क्यूरी के बेस्ड नॉलेज, स्पेसिफिक ली मर्क्यूरी एंड टॉक्सिसिटी वैल्यूज, ये सब बार बार एक ही आप देख सकते हैं, एक ही पेपर में रिपीट हो रहे हैं। सो जो मैक्सिमम सेफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, ये भी एक वर्बैटम वैल्यू रहती है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। एक ओशा करके एक कम्युनिटी है, उनने इसी वैल्यू को बोला है कि 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे तक अलाउड हो सकता है इन अ 8 आवर वर्किंग लिमिट। बट क्योंकि इन लोगों ने अभी आपसे सेफ ऑक्यूपेशनल लिमिट पूछा है, हमारा आंसर इज 50। अगर ओशा स्पेसिफिकेशन ये लोग पूछेंगे तब आपका आंसर 100 हो जाएगा। तो दिस अप्लाइज टू डेंटल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डेंटिस्ट्स हेल्थ। Now, fluorides which can be used in ceramic restorations. So अगर आप ये options देखेंगे, APF, strontium fluoride and sodium fluoride. See, the first three options we really can't use because they have a very high acidic content. And अगर हम ceramic में acidic APF या strontium fluoride use करेंगे, etching हो जाएगी. So, we really can't allow so much etching to happen. तभी सोडियम फ्लोराइड इज द बेस्ट आंसर ओवर हेयर। वो नॉन एसिडिक रहता है, आपकी सिरेमिक रेस्टोरेशन को भी डैमेज नहीं करेगा। देयरफॉर 2% सोडियम फ्लोराइड इज सेफ फॉर सिरेमिक्स, NaF। टिश्यू रिएक्शन फ्रॉम डेंचर लेबियल फ्लैंज ओवर एक्सटेंशन। तो क्या रहता है, कभी कभी डेंचर हम लोग के लिंगुअल लेबियल फ्लैंज रीजन में कभी कभी ओवर एक्सटेंडेड होते हैं। आपने देखा होगा, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जेरियाट्रिक पेशेंट्स कंप्लेनिंग के कुछ टिश्यू बन रहा है, बार बार इरिटेशन हो रही है। सो वी कॉल दिस टिश्यू एज एप्यूलिस फिशुरेटम, ऑप्शन बी। Epulis fissuratum, you can see in the image here, ये ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन एक हाइपरप्लास्टिक टिश्यू बन गया है। इसको हम एप्यूलिस फिशुरेटम बोलते हैं, जो डेंचर फाइब्रॉइड या डेंचर इंड्यूस्ड हाइपरप्लास्टिक टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। एंड जनरली ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंजेस के कारण ये होता है। सो एप्यूलिस फिशुरेटम, समथिंग टू नोट। नर्व फाइबर जो फर्स्ट सेंसिटाइज्ड रहती है ड्यूरिंग पल्प इन्फ्लेमेशन। सो देखो, पल्प में कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है, कभी भी शार्प इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली नहीं होता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद दिस डल throbbing pain, which is like a slower pain. It's not that sharp, it's not that acute. So this means unmyelinated C fiber, option A, वो nerves हैं जो पहले sensitize होती हैं। once इसके beyond चले जाएगा, फिर जब sharp pain होने लगेगा, that means A delta fibers are now inflamed. They are the ones which are sensitized. So initially आपका answer is C fibers which are unmyelinated in nature.
Swaraj is my birthright. Who said this? This is a very famous slogan by Bal Gangadhar Tilak, who was an Indian freedom fighter. तो याद रखिएगा, यूपीपीएससी में हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के भी स्ट्रगल्स के बारे में पूछा गया है. Incubation period of hepatitis B virus. Now we all know hepatitis B is very dangerous. Hepatitis B का जो incubation period रहता है, it is from 6 weeks to 6 months. And अगर आप option B देखेंगे, 45 to 180 days, this is the best fitting answer there is. जो first incubation है 15 to 45 days, this is for hepatitis A, which is much less dangerous. So याद रखिएगा, HBV incubation 6 weeks to 6 months, that is 45 to 180 days, which is obviously much longer than hepatitis A, which is जिसका incubation is from 15 to 45 days. Now classical feature which is seen in rheumatoid arthritis. तो देखिए rheumatoid arthritis में क्या रहता है, हमारे TMJ में क्या रहता है, with as a time goes by कॉन्डाइलर डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस में योर कॉन्डाइल स्टार्ट्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड. सो इसके कारण, क्योंकि आपका कॉन्डाइलर डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, हमारी रैमल हाइट, पोस्टीरियर रैमल हाइट का भी इवेंचुअली लॉस हो जाएगा, विच विल लीड टू एंटीरियर ओपन बाइट. याद रखिएगा, रैमस कोलैप्स हो रहा है तो नेचुरली बाइट सामने एंटीरियर ओपन बाइट की सिचुएशन हो रही होगी. So therefore the answer is option B. So we can see that rheumatoid arthritis, which affects TMJ, causes posterior condylar destruction. Time के साथ condylar destroy होने लग जाएगा, which will result in anterior open bite. Therefore option B is the best answer here. वंदे मातरम सॉन्ग वॉज रिटन बाय, हम ये लोग जानते हैं, दिस इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. ऑप्शन सी, अगेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर ऑक्लूजल इन इंसाइजल सर्फेसिस, जो एट्रिजन के बाद वोन अवे हो जाते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? सो इनको हम इंसाइजल या ऑक्लूजल फैसेट्स बोलते हैं, जो शाइनी सर्फेसेस होते हैं, जनरली टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट, जैसे लॉन्ग वेयर मैस्टिकेशन के कारण जनरली ओल्डर पेशेंट्स में दिखते हैं. सो याद रखिएगा, शाइनी फ्लैट सर्फेसेस रहते हैं, इनको फेसेट्स फॉसेट्स बोलते हैं, इंसाइजली ऑक्लूजली. टिनल साइन इज मेंट फॉर, तो टिनल साइन टैपिंग पे एक नर्व रीजनरेशन का इम्प्लीकेशन एक साइन रहता है, जिसमें बेसिकली आपका टिंगलिंग होने लग जाती है. टैपिंग करने के कारण उस नर्व डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में टिंगलिंग होने लग जाएगी. दिस मीन्स टिनल साइन इज पॉजिटिव. इट मीन्स आपकी नर्व इज गेटिंग रिकवर्ड, इट इज रीजनरेटिंग. नाउ वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन डन आफ्टर इनिशियल प्रिपरेशन. तो क्या होता है, वर्किंग लेंथ के बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं. एक ऐसा टेक्निक रहता है जिसमें पहले कोरोनल फ्लेयरिंग कर दी जाती है एक्सेस कैनाल की, एंड देन उसके बाद वर्किंग लेंथ डिटरमाइन की जाती है. सो दिस टेक्निक इज क्लासिक फॉर क्राउन डाउन टेक्निक. क्राउन डाउन टेक्निक कब की जाती है? कोरोनल फ्लेयरिंग के बाद. इसका क्या फायदा क्या रहता है? तो देखिए, एक बार आपने कोरोनल फ्लेयरिंग कर दी, फिर आपने आराम से अपनी वर्किंग लेंथ डिटरमाइन की. इसका ये फायदा है कि बढ़िया हमको एक्सेस मिलेगा, ऑलरेडी दिखेगा अच्छे से, क्योंकि कोरोनल फ्लेयरिंग हो चुकी है. अदर देन दैट, इरिगेशन भी बिल्कुल बढ़िया रहेगा. सो इट्स लाइक अ लिटिल मॉडर्न एंडो टेक्निक. इट्स वेरी यूजफुल, वेरी फैसिलिटेटरी, वेरी easier फॉर द एंडोडोंटिस्ट टू फॉलो. नाउ नाइट गार्ड ब्लीचिंग एग्जैक्टली क्या यूज करता है? तो नाइट गार्ड ब्लीचिंग 10 से 12% कार्बोमाइट पेरोक्साइड ट्रेज में डाला जाता है. इसको ओवरनाइट यूज के लिए दिया जाता है इन नाइट गार्ड. एंड ये नाइट ब्लीचिंग का क्या फायदा है कि देखिए, ये जो 10 से 12% कार्बोमाइट पेरोक्साइड है, इतना पेरोक्साइड तो ऑब्वियसली एक्सपोजर नहीं होगा. नेट हमारा पेरोक्साइड ओनली 3.35% ही एक्सपोज होता है. बट क्योंकि आराम से इसको यूज किया जाता है, ये ओवरनाइट वेयर के लिए इट्स मोर सुटेबल, क्योंकि आराम से कम कॉन्सेंट्रेशन, ओनली 3.35% ही आपका एक्सपोजर हो रहा है, तो कोई ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती. आराम से क्रॉनिकली धीरे धीरे एक्सपोजर हो रहा है, ब्लीचिंग हो रही है. सो इट्स क्वाइट, यू कैन से इट्स सेफ, इट्स कन्वीनियंट. सो दिस इज कॉल्ड नाइट गार्ड ब्लीचिंग. ओके, एक ऐसी वर्टिकल रेडियोल्यूसेंट लाइन जो सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर के बीच में दिखती है, व्हाट इज दिस? सो दिस इज योर न्यूट्रिएंट कैनाल. दिस इज योर न्यूट्रिएंट कैनाल, जो जनरली आईओपीएस में दिखती है. ये एक नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशन है, दिस इज नॉट एन आर्टिफैक्ट. एंड स्टैंडर्ड आप याद रखिएगा, सीआई एंड एलआई, सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर के बीच में दिखती है.
Now they have given us a case where they told us that mean arterial partial pressure of oxygen is normal, but हेमोग्लोबिन ही नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। देखिए, हेमोग्लोबिन नहीं है, बट आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर ठीक है। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इज नॉर्मल। सो दिस इज कार्डिनल साइन ऑफ एनीमिया। एनीमिया में क्या रहता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन है नहीं, इसीलिए आपका नेट ऑक्सीजन गिरेगा, बट जो आर्टीरियल PO2 है वो नॉर्मल रहेगा। सो इससे क्या रहेगा? डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल PO2, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी होगी। नाउ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर इज बेस्ट डिटेक्टेड विद, अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे, आप ये देखेंगे दैट एक्सेप्ट CBCT ऑल आर 2 डायमेंशनल एक्सरेज। सो जाहिर सी बात है, जो 3 डायमेंशनल एक्सरे रहता है उसकी सबसे ज्यादा सुपीरियरिटी होती है। सो CBCT इज द बेस्ट फॉर वर्टिकल रूट फ्रैक्चर डिटेक्शन, बिकॉज ये 3D इमेजिंग क्वालिटी बताएगा एंड ऑब्वियसली ज्यादा सेंसिटिव इमेज देगा। नाउ क्लास 2 कैविटी जो एमेल्गम के लिए, जिसमें जिंजाइवल सीट क्लियरेंस कितना होना चाहिए टूथ के साथ? सो एज यू कैन सी इन क्लास 2 कैविटी फॉर एमेल्गम, जिंजाइवल सीट क्लियरेंस, सो याद रखिएगा, जिंजाइवल सीट क्लियरेंस इन अ क्लास 2 proximal cavity with the adjacent tooth should always be 0.5 mm. This is a value जो वर्बैटम हमको याद रहना चाहिए है। सो जिंजाइवल सीट 0.5 mm अगर रहेगी, इसका क्या फायदा रहेगा? आपके प्रॉपर कॉन्टैक्ट पॉइंट पोजिशनिंग बढ़िया रहेगी, कोई भी अंडरकट, ओवर हैंगिंग, एक्सट्रीम प्लाक रिटेंशन वगैरह की टेंडेंसी सब कम हो जाएगी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 0.5 mm ये वैल्यू याद रखिएगा। मिनिमम फ्लोराइड रिक्वायरमेंट फॉर अ 6 month बेबी इन अ एरिया जिसमें 0.3 ppm से कम फ्लोराइड है। तो देखिए, ये हमें बात पता होनी चाहिए कि 6 month बेबी जो रहते हैं, कितना भी फ्लोराइड उनके वाटर में हो, टू बी ऑनेस्ट वी एक्चुअली डोंट नीड टू गिव देम एनी फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन। सो इन दिस नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दिस चार्ट विच टेल्स अस कि बच्चे, चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 16 years को कितना फ्लोराइड देना पड़ेगा एक्स्ट्रा after having certain fluoride amount already present in the water. So a 6-month-old baby, irrespective of whatever the water fluoridation level is, the value is 0. हमें एक्स्ट्रा फ्लोराइड देना नहीं, इसकी जरूरत है, क्योंकि जब तक आपके टीथ नहीं इरप्ट हो रहे हैं अभी फ्लोराइड देने की जरूरत नहीं है। सो ये चार्ट को हम प्लीज याद रखेंगे। याद रखिएगा कि अगर आपकी वाटर की मात्रा में 0.6 ppm से ज्यादा फ्लोराइड है, so you need not give any extra fluoride tablets at all, irrespective of the age till 16. Now, signs which commonly suggest cardiac failure before oral surgery. So, elevated temperature and nausea, not really cardiac failure. Palpitation and malaise. Palpitation can be, malaise not so much, but let's look at option number C, ankle edema and dyspnea. These are classic signs of an impending cardiac failure. एंकल एडिमा क्यों होता है? क्योंकि वीनस कंजेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो रहा है, आपका प्रॉपरली द आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज नॉट एबल टू सस्टेन। डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रहा है? क्योंकि लंग्स में आपके शायद वाटर भर रहा है, एडिमा हो रहा है। पल्मोनरी एडिमा की क्लासिक साइंस रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर आउट हेयर, विच कैन बेसिकली imply that an impending cardiac failure might be there on the cards. Chief guests at India's Republic Day Parade on 26 January 2019। देखिए, ये पेपर 2019 का था, सो उस हिसाब से ये पूछा गया था। अभी आपसे 2025 2026 के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो सिंस दे हैव आस्क्ड, योर आंसर इज बी, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा, he was the RD parade chief guest in 2019. Now for 2025, please take note, President of Indonesia Prabowo Subianto. This is the Indonesian president who was the RD chief guest, Republic Day के chief guest in 2025. And upcoming 26 January 2026 में President of European Union Ursula von der Leyen एंड एंटोनियो कोस्टा, ये लोग रहेंगे जो आगे की रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट रहेंगे।
मायोफंक्शनल अप्लायंस विच इज कंपैटिबल विद फुल टाइम वेयर। तो ऐसा मायोफंक्शनल अप्लायंस जो पूरे दिन पहना जा सकता है। तो देखिए, फ्रेंकल अप्लायंस, एक्टिवेटर, बायोनेटर, ये जो तीन अप्लायंसेस हैं, ये क्या रहते हैं? ये एक ही बिग अप्लायंस रहते हैं, बल्कि रहते हैं, मोनोब्लॉक यूनिट्स रहते हैं। एंड ये इतने बल्कि होते हैं कि एक तो इनमें स्पीच, बोलना आसान नहीं रहता है, खाना पीना, मैस्टिकेशन आसान नहीं रहता है। वेयर एज ऑप्शन डी को देखिए, ट्विन ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक आपके दो बेसिकली ब्लॉक्स हैं। ये एक मोनो, नॉट बिवेल्ट, ये एक मोनो ब्लॉक अप्लायंस नहीं है, ये दो ब्लॉक में रहते हैं। तो इसमें आपका स्पीच, आपका बोलना, आपका खाना पीना, रिलेटिवली इट इज मच मोर इजी, इट इज मोर कंपैटिबल। दी अदर अप्लायंसेस जो एक्टिवेटर, फ्रेंकल अप्लायंस जो है, वो आप रात को ही पहन सकते हैं या फॉर अ लिमिटेड फ्यू आवर्स पहन सकते हैं। Whereas twin block you can easily wear continuously if you like. It is much more compatible. Now armored या flexometallic tubes are used in. तो देखिए, फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब्स आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब्स रहती हैं, कुछ इस तरीके से दिखती हैं। यू कैन सी इन द इमेज। बेसिकली ये ईटी ट्यूब्स हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स हैं, जो हेड एंड नेक सर्जरीज में डाली जाती हैं। नाउ इनका फायदा क्या रहता है कि क्योंकि ये फ्लेक्सोमेटालिक होती है, इसमें एक अंदर एक मेटालिक स्पाइरल वायर रहती है, एंड उस वायर के कारण किंकिंग नहीं होता, कंप्रेशन नहीं होता, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर किंक रेजिस्टेंट। एंड जब हम हेड एंड नेक सर्जरीज में मैनिपुलेट कर रहे होंगे, हेड को कोई ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे होंगे, तो तब ये ट्यूब कंप्रेस नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कॉज करती, अंदर नीचे की तरफ कुछ एस्पिरेशन लीकेज नहीं होने देती है। इसीलिए फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब्स आर द बेस्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हेड एंड नेक और अ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में इंफेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम, तो ये हम जानते ही थे। हमने डेंजर एरिया, एक तो हम डेंजर एरिया ऑफ फेस जानते हैं, सिमिलरली डेंजर एरिया ऑफ नेक हम भी जानते हैं, एलर स्पेस को बोलते हैं। ये जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस रहती हैं, इसमें हमारे ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस, दांत के नीचे के इन्फेक्शंस भी स्प्रेड हो सकते हैं, बिकॉज दे ऑल शेयर फेशियल प्लेन्स, इनका कनेक्शन रहता है फेशियल प्लेन्स के द्वारा, जिसके कारण इजीली एक ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, जिसको हम तुच्छा सा छोटा इन्फेक्शन सोचते हैं, वो भी पीछे जाके रेट्रोफेरेंजियल फेरिंग्स के पीछे वाली स्पेसेस में जाके हमारे वाइटल आर्टरीज, वाइटल ट्यूब्स को कंप्रेस करके इट कैन बी रियली डेंजरस। सो देयरफॉर यू शुड नो दैट ओडोंटोजेनिक infections should not be trifled with. Mutations are changes due to changes in. So mutations basically आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस के कारण होते हैं। जब ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है, इसके बाद क्या रहता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस कुछ अलग बन जाता है, कुछ अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो ये डीएनए कोड इफेक्ट होने के कारण कुछ अलग प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो टोटल आपका जेनेटिक वेरिएशन होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, एंड इवेंचुअली एवोल्यूशन की तरफ जाएगा। सो याद रखिएगा, म्यूटेशंस इज ऑलवेज ड्यू टू डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेंजेस। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, सो ये महादेव रानाडे, ऑप्शन डी, इनने फाउंड की थी। ये पुणे में एक सोसाइटी बनी थी, एजुकेशन सोसाइटी, जिनने डिसाइड किया था कि ये जो डेक्कन रीजन है, यहाँ पे हम बात बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करेंगे। मैकॉल्स फेस्टून्स आर मोस्ट कॉमनली सीन इन, तो मैकॉल्स फेस्टून्स कुछ आपके इस प्रकार कैनाइन एंड प्रीमोलर रीजन में दिखते हैं। यू कैन सी इन दीज इमेजेस, बेसिकली रोल्ड थिकेंड जिंजाइवल बैंड्स होते हैं। ये जिंजाइवा के बैंड्स रहते हैं, बड़े मोटे से रोल्ड रहते हैं, एंड जनरली आपकी कैनाइन प्रीमोलर रीजन में रहते हैं। आफ्टर एपाइकल प्रिपरेशन, लेट से हमने एपाइकल प्रिपरेशन लास्ट वाला 50 तक किया है, फिर आप क्या करोगे? फिर हमें पता है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर पेटेंसी मेंटेन करनी है, हमें 1 mm शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट री इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा ऑफ द प्रीवियस प्रिपरेशन। हम धीरे 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 इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं, जब भी हम कैनाल में बीएमपी करते हैं, we have to keep doing recapitulation, we have to maintain the apical patency. So keeping all those principles in mind, याद रखिएगा option B, that you will reinstrument with you'll reinstrument 1 mm short of the previous preparation to maintain that shape. ओके, सो दिस विल बेसिकली, क्या फायदा होगा कि अपाइकल आपका कंट्रोल रहेगा, ओवर एक्सटेंशन भी नहीं रहेगा, यानी एक वर्किंग लेंथ प्रॉपर आपकी बनी रहेगी, सेफ वर्किंग लेंथ की एक मार्जिन बनी रहेगी। मैक्सपैडन फैक्टर क्या रहता है? ये रोटरी फाइल्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज।
तो ये मिक्स पैडन फैक्टर हमें बताता है कि ये जो रोटरी फाइल है इसका रिस्क कितना है, टूटने का रिस्क, ब्रेकेज रिस्क कितना है। क्या रहता है, फाइल्स जब रोटेट होती रहती है टॉर्शन के कारण इवेंचुअली ब्रेक ऑफ हो जाती हैं। सो ये फैक्टर, मिक्स पैडन फैक्टर, हमें बताता है कि एक फाइल का ब्रेकेज रिस्क कितना है, कितना फाइल का रेजिस्टेंस हो सकता है फ्रैक्चर के अगेंस्ट। सो दिस इज द मिक्स पैडन फैक्टर। Now, least likely to be associated with increased risk of oral cancer. तो देखिए एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं। OSMF प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ल्यूकोएडिमा ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा बेनाइन सा नॉन मैलिग्नेंट सा, इट्स लाइक अ, you can say it is not a precancerous condition. It is much more benign in nature. It's not that malevolent, it is not that malignant. इसका कैंसर रिस्क इज मच लोअर कंपेयर टू द अदर्स ऑन द लिस्ट। एरिथ्रोप्लेकिया का काफी ज्यादा है, एंड ओएसएमएफ एंड ल्यूकोप्लेकिया आर आल्सो इम्प्लिकेटेड। नाउ, थिकनेस ऑफ एक्स्ट्रा हैवी रबर डैम। तो रबर डैम की कुछ एक क्लासिफिकेशन रहती है थिकनेस वाइज, यू कैन सी इन दिस नेक्स्ट स्लाइड। थिन रबर बैंड की थिकनेस हम बोलेंगे 0.15 mm, जो आपके ऑप्शन ए में था। मीडियम थिकनेस के लिए हम बोलेंगे अराउंड 0.2 mm। बाजू में इंचेस भी लिखा गया है, यू कैन सी अगेन। देन एक रहता है आपका हैवी। सो हमसे हैवी रबर डैम का क्या फायदा रहता है, बेसिकली ये अच्छे से रिट्रैक्शन वगैरह में बढ़िया रहता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए हमसे पूछा गया है एक्स्ट्रा हैवी रबर डैम। एक्स्ट्रा हैवी रबर डैम, सो एक्स्ट्रा हैवी रबर डैम की थिकनेस इज जनरली 0.3, एंड जो मोस्ट हैवी रबर डैम होता है उसकी 0.35 mm रहती है। ये बेसिकली बहुत जो टफ केसेस है जिसमें आइसोलेशन की जरूरत है, फील्ड देखने की जरूरत है, दिस इज वेयर you will use these heavy, extra heavy, special heavy rubber dams, basically for adequate field isolation and retraction. Now, मेल कॉम्पोनेंट ऑफ पियर अबटमेंट को कहाँ प्लेस किया जाता है? तो देखिए पियर अबटमेंट एक ऐसा अबटमेंट होता है जिसके दोनों बाजू में ई डेंचुलर स्पेस है। तो ये एक अकेला अपार्टमेंट रहता है एंड बाजू में इसके ई डेंचुलर स्पेस रहती है। कुछ इस तरीके से देखिए, इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, बीच में आपका एक लोन अपार्टमेंट है और दोनों बाजू में इनके ई डेंचुलर स्पेसेस है। सो दैट मीन्स इस अपार्टमेंट पे लोड काफी ज्यादा आने वाला है। सो जिससे ये अपार्टमेंट डज नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, हम क्या करते हैं, हम एक टेनॉन मोर्टिस सिस्टम का यूज करते हैं। की एंड कीवे, टेनॉन मोर्टिस, मैट्रिक्स, पेट्रिक्स, जो भी आप बोलना चाहें, की कीवे भी हम बोल सकते हैं, या मेल कॉम्पोनेंट, फीमेल कॉम्पोनेंट। तो जो मेल कॉम्पोनेंट रहता है, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि जो डिस्टल पॉन्टिक जो है, इस तरफ की डिस्टल पॉन्टिक है, उसमें एक की बनी हुई है, दिस इज द मेल कॉम्पोनेंट। एंड आपका अगर आप देखेंगे, जो आपका रिटेनर जो है, आपका जो सेंट्रल जो पियर अबटमेंट है, उसमें डॉटेड लाइन में एक की वे बना हुआ है। जब हम इनको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे तो एक प्रॉपर पाथ ऑफ इंसर्शन हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगेंगी, कोई फल्क्रम एक्शन नहीं रहेगा, इंटरफेरेंसेस ड्यूरिंग सीटिंग भी इसके बाद नहीं रहेगी, फिक्स हो जाएगा अच्छे से। सो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका मेल कॉम्पोनेंट कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टल पॉन्टिक के मीजियल साइड, ऑप्शन ए देखिए, मीजियल साइड ऑफ द पॉन्टिक। इनने ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि ये डिस्टल पॉन्टिक है या मीजियल पॉन्टिक है, बट इन दिस डायग्राम इट इज मच, यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ, कि ये जो आपका जो पॉन्टिक है डिस्टल वाला है, जिसमें एक की निकली हुई है, एंड की कौन से सरफेस पे है, मीजियल साइड पे है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता की वे, फीमेल कंपोनेंट कहाँ है, तो आप बोलते कि एबटमेंट के या रिटेनर के डिस्टल सरफेस पे। तो अगर ऑप्शन हमारा जो ए है, ये आपका मेल कंपोनेंट बता रहा है। सो याद रखिएगा, दिस विल इंश्योर दैट देर आर नो फल्क्रम एक्शंस, प्रॉपर पाथ ऑफ इंसर्शन इज देयर, बेसिकली अच्छे से सीटेड हो गया है पूरा आपका